हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर के बारे में जाना है, उसके वेरिएशन के बारे में जाना है ना, कैसे डेप्थ के साथ वेरी करता है, कैसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर की क्या वैल्यू होती है, क्या एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, सारी बातें हम कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो कि है पास्कल्स लॉ, जो किसने दिया है भाई? ब्लेज पास्कल भाई साहब ने दिया है। सर इनको भाई साहब क्यों बोल रहे हो? तो बहुत आदरणीय है तो भाई साहब भी तो आदरणीय होते हैं, है ना। भाई साहब कौन सी गाली होती है? चलिए, तो ये हमारे भाई साहब थे जिनने हमको एक लॉ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। तो देखो, पास्कल भाई साहब ने जो बात की वो 2 पॉइंट्स में हमसे बात की। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है ना भैया, अगर कोई लिक्विड है वो किसी पॉइंट पर जो प्रेशर लगाता है वो हर डायरेक्शन में क्या होता है? इक्वल होता है। बात यह है कि मान लीजिए अगर कोई कंटेनर है जिसमें आपने क्या भरा हुआ है भाई? वाटर भरा हुआ है। ठीक है ना, ये कोई कंटेनर है जिसमें आपने यहाँ पर क्या भर दिया भाई? वाटर भर दिया। ठीक, चलिए, मैंने आपको बोला भाई इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ, तो भाई इस पॉइंट पे आपने जो प्रेशर बताया वो प्रेशर इस डायरेक्शन से भी सेम है, हर जगह से उतना ही प्रेशर लग रहा है। ठीक है ना, तो आप बोलते हो ना कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर डाली जाती है, किसी लिक्विड के अंदर डाली जाती है, तो उस पर या किसी फ्लूइड के अंदर डाली जाती है तो उस पर हर जगह से क्या लग रहा होता है? इक्वल प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, पक्की बात है? हाँ सर, पक्की बात है। ठीक है, ये तो हो गई भाई, क्या बोलते हैं उसको, छोटी बात, छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। जो मेन बात है जिससे हम ज्यादा बात मतलब रिलेट कर पाएंगे, जिसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, वो है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है बड़ा व्यू, यानी कि मैक्रोस्कोपिक व्यू है, जिसके बारे में ज्यादा बातचीत चलती है जमाने में, जिस पर बेस्ड हमारे पास एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, क्या है? क्या है भाई सेकंड स्टेटमेंट? वो है द प्रेशर इज इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड is changed at a particular point, the change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of the container without being diminished in magnitude। यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस फ्लूइड की बात की गई है वो इनकम्प्रेसिबल है ना, जिस फ्लूइड की बात की गई है वो इनकम्प्रेसिबल है ना, और यहाँ ग्रेविटी के इफेक्ट को भी अभी निगलेक्ट किया गया है। यहाँ पर जो फ्लूइड की बात की गई है वो कैसा होना चाहिए भाई? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक, ये चीज हम समझते हैं जरा ध्यान से। आइए देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पर मैं पिस्टन बनाता हूं, यहाँ पर मैं क्या बनाता हूं? पिस्टन बनाता हूं, अच्छा पिस्टन, मोटा पिस्टन, है ना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाता हूं। आओ, ठीक, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है हमारा, है ना। अच्छा, अभी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाने से पहले मैं इसमें पानी भर देता हूँ, है ना। पहले मुझे पानी भरना है, मेरे को आदत है, रोज़ घर में मम्मी बोलती है मोटर चला दे, मोटर बंद कर दे, मेरे को पानी भरने की बहुत आदत है सर। ठीक है, ये पानी भर दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछूं, आपको जो चीज पता है उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ और इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ। ठीक है ना, यहां से इस पॉइंट की हाइट है h1 और इस पॉइंट की हाइट है h2, इस पॉइंट की हाइट है भैया h2। ठीक, तो आप बोलोगे कि सर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो P1 प्रेशर है ना सर वो रो जी H1 के बराबर है, और जो सर P2 प्रेशर है ना वो रो जी H2 के बराबर है। मुझे बताओ कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर से है कि गेज प्रेशर है? सर ये एक्सेस प्रेशर है, यानी कि ये गेज प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर होता तो हम इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते, तब जाकर वो एब्सोल्यूट प्रेशर बनता। क्लियर बात है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर बात है। तो चलिए, मैंने अब क्या बोला कि अगर आपको इतना पता है तो चलो अब जरा पास्कल की नजरों से देखते हैं। तो मैंने बोला सुनो, इस पर एक पिस्टन लगा दो, ऊपर से क्या लगा दो? एक पिस्टन लगा दो। तो मैंने क्या किया, ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया, ये लो। ठीक, और बोला कि भैया धक्का मारो, इस पिस्टन को बोला कि चलो धक्का मारो। तो इसने बोला कि कितना धक्का मारो? तो मैंने बोला P प्रेशर का धक्का मार दो, P प्रेशर लगा दो। तुम कितना लगा दो? P प्रेशर लगा दो। तो इसने क्या किया, पानी को धकेलने की कोशिश की P प्रेशर से। जैसे ही पानी को फील हुआ कि उसे P प्रेशर से धकेला जा रहा है, जैसे ही पानी को फील हुआ कि उसे P प्रेशर से धकेला जा रहा है, पानी में हर पॉइंट पर क्या पहुंच गया? ये P प्रेशर पहुंच गया। मतलब अब यहां का प्रेशर हो गया P1 प्लस P, यहां का प्रेशर हो गया P2 प्लस P, यहां भी P प्रेशर है, यहां भी P प्रेशर है, यहां भी P प्रेशर है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह P प्रेशर है। आई बात समझ में, है ना। तो यही बात बोली गई कि अगर आप किसी कन्फाइंड स्पेस में
किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को रखोगे और उसमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर चेंज करोगे तो वो प्रेशर चेंज इक्वली हर पॉइंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ये देखो हर पॉइंट में ट्रांसमिट हो गया ना, ये प्रेशर चेंज, दिस इज द प्रेशर चेंज। पिस्टन की मदद से आप क्या कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो। आई बात समझ में? हाँ सर, है ना। तो यही बात जैसे ही दिमाग में आई थी पास्कल के, तो पास्कल ने बोला भाई इससे तो मैं बहुत काम की चीजें बना सकता हूं, है ना। और उन्होंने एप्लीकेशन में हमको क्या बताया, एप्लीकेशन में हमको उन्होंने हाइड्रोलिक जैक्स बताए, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स बताई, है ना। हाइड्रोलिक जैक होते हैं ना जिससे अपन कार उठाते हैं, टायर बदलते हैं, आपने वहां देखा होगा जहां पे सर्विस सेंटर होते हैं कार के, बड़े बड़े हुंडई के, तो वहां पर आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने जो काम किया जरा उनके काम को समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझाता हूं मैं आपको। तो देखिए उनने क्या लिया, उनने एक छोटा सा इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट लिया। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, ठीक है सर, इस टाइप का कोई अरेंजमेंट लिया। ठीक है, हाँ। अब देखो यहां पर उनने भर दिया क्या, हमेशा की तरह जो मैं आपसे बोल रहा हूं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, हमारे केस में हम वाटर बोल दे रहे हैं, है ना। बार बार इनकम्प्रेसिबल लिक्विड बोलने से अच्छा है कि मैं क्या बोल दूं, वाटर बोल दूं। ठीक है ना। आओ, ठीक है, चलिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पिस्टन लगाया, मैंने यहां पर क्या लगाया, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है ना, इधर भी पिस्टन लगा दिया। अब आप ध्यान से देखो, जो जो चीजें आपको बता रहा हूं जरा समझते चलना। ये मैंने नहीं किया है, पास्कल साहब का एक्सपेरिमेंट है, आपको सिर्फ समझा रहा हूं। मान लीजिए यहां पर जो पिस्टन मैंने लगाया है उसका एरिया A1 है, यहां पर जो मैंने पिस्टन लगाया है उसका एरिया क्या है, A2 है। मुझे इतना पता है कि किसी कन्फाइंड स्पेस में अगर मैं किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को रख दूं तो मुझे पता है कि वहां पर जो मैं प्रेशर लगाऊंगा या प्रेशर चेंज एक्सर्ट करूंगा, वो प्रेशर चेंज पूरे फ्लूइड में इक्वली हर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहां समझा था। हाँ कि ना, वही चीज मैं यहां करने वाला हूं। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर एक पिस्टन और यहां पर एक पिस्टन, लाल कलर वाला पेन, है ना। चलिए, यहां पर एक पिस्टन और एक यहां पर पिस्टन। चलो, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि अगर इसको आप धक्का देते हो, है ना, देखो ये भी नीचे जाने के लिए फ्री है, ये भी ऊपर जाने के लिए फ्री है। जैसे ही आप इसे नीचे धक्का देते हो तो क्या होगा, अगर इसे सर नीचे डिस्प्लेस किया मैंने, तो पानी तो सर इनकम्प्रेसिबल है। इतना वॉल्यूम अगर मैंने पानी का खिसकाया है, इतना वॉल्यूम मैंने पानी का अगर खिसकाया, उसको धक्का दिया है, तो पानी दब तो जाएगा नहीं। पानी को आपने खिसकाया तो पानी कहीं और जाकर जगह बनाएगा अपनी। तो पानी ने बोला इधर आके, कहां आके, राइट साइड में आके बोला कि मुझे धकेला गया है तो मुझे अब ऊपर उठने दो। तो पानी क्या कर गया, इतना यहां से ऊपर उठ गया। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, पानी यहां से इतना ऊपर उठ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया भैया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया। मतलब यहां से अगर हम मान लें कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो गया D1, तो हम बोलेंगे कि यहां से पिस्टन ऊपर उठ गया होगा कितना, D2। अच्छा, अब पिस्टन ऊपर उठा है तो क्या पिस्टन पर फोर्स नहीं लगा होगा? यहां अगर आपने दबाया है तो यहां पर फोर्स लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां से पिस्टन ऊपर गया है तो यहां भी फोर्स लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये F1 फोर्स मान लिया मैंने, ये F2 फोर्स मान लिया। ठीक है, अच्छा, इस F1 फोर्स ने इस पिस्टन पे वर्क किया है कि नहीं किया है? किया है ना सर। देखो ना, इस फोर्स के कारण इतना डिस्प्लेसमेंट आया, तो हम देख रहे हैं कि वर्क डन हुआ है। ठीक है, यहां हम देखें तो यहां पर भी इस फ्लूइड ने, या मैं बोलूं इस लिक्विड ने पिस्टन पर वर्क किया है और उसको ऊपर खिसकाया है F2 इंटू D2 से। हाँ सर, ठीक है, दो चीज हमको समझ में आई। क्या समझ में आई? एक तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स के कारण, एक चीज हमको ये समझ में आई। दूसरी चीज हमको ये समझ में आई कि जो पानी हमने यहां से धकेला था, वो पानी ने यहां जाकर अपनी जगह बना ली है। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कंजर्वेशन लगेगा। क्या लगेगा? वॉल्यूम कंजर्वेशन। जितना वॉल्यूम आपने यहां से डिस्प्लेस किया होगा, उतना ही वॉल्यूम यहां से ऊपर उठ गया होगा। मानते हो मेरी बात कि नहीं मानते? ठीक है, तो चलो, पहली चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं यहां वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगा है, वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगा है। चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना वॉल्यूम यहां से आपने हटाया है, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया A1 है पिस्टन का, और आपने D1 डिस्प्लेस किया है, तो आपने यहां सर A1 इंटू D1, आपने यहां सर A1 D1, इतना वॉल्यूम आपने यहां से डिस्प्लेस किया है। अच्छा, तो ये वॉल्यूम कहां चला गया? ये वॉल्यूम इधर चला गया। अच्छा, कितना वॉल्यूम था? A2 D2। हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्या है भाई? बराबर है। ओके सर, समझ में आया। दूसरी चीज,
दूसरी चीज वर्क डन की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम वर्क डन की बात करेंगे। क्या है भाई वर्क डन में? तो वर्क डन में सर हम ये देख रहे हैं कि इस फोर्स ने इस पिस्टन पे वर्क किया है और वो वर्क कितना है? F1 D1। हाँ कि ना भाई? जितना आप यहां से वर्क करोगे उतना ही तो यहां वर्क होगा। जितना आप फ्लूइड पे वर्क कर रहे हो उतना ही आपको फ्लूइड वर्क करके दे रहा है। सॉरी, जितना आप फ्लूइड ने जितना आप लिक्विड पे वर्क कर रहे हो उतना ही लिक्विड आपको वर्क करके दे रहा है। तो F1 D1 किसके बराबर हो गया? F2 D2 के बराबर हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे अभी फ्रिक्शन एक्शन हमने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया बाबा, है ना, सब आइडियल कंडीशन है। चलिए तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं, है ना। यहां करता हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये क्या बनेगी? F1 D1 इज इक्वल्स टू A1 D1 इज इक्वल्स टू F2 D2 अपॉन A2 D2। ठीक है ना। अब D1 से D1 कट गया, D2 से D2 कट गया। क्या आ गया रिलेशन हमारे पास? हमारे पास रिलेशन आ गया F1 A1 इज इक्वल्स टू F2 A2। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको जानते हो, ये क्या है? F1 A1 क्या है आप जानते हो? सर ये तो प्रेशर है, सर ये तो प्रेशर है। P1 इज इक्वल्स टू P2। वाह, P1 इज इक्वल्स टू P2। मतलब यहां से आपने जो प्रेशर बनाया था वही प्रेशर यहां जाकर पहुंचा, जिसको आप अलग अलग मान रहे थे। इसको P2 बोल रहे थे, यहाँ पे लगने वाले प्रेशर को P2, यहाँ पे लगने वाले प्रेशर को P1। बाद में हमको पता चला कि दोनों प्रेशर क्या है भाई? बराबर है। किसने बताया था? पास्कल भाई साहब ने बताया था कि यहाँ से जितना आप कन्फाइंड लिक्विड में, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे वो इक्वली हर जगह क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से P1 प्रेशर ट्रांसमिट किया तो वो पूरे लिक्विड में पहुंच के यहाँ आ गया। उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या थी? P1 ही थी। क्लियर बात है? हाँ सर, एकदम बात क्लियर है। चलिए तो अब देखिए इसका काम क्या होता है। ये जो चीज है, यही चीज आगे जाके आपकी क्या बनेगी भाई? हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या बनेगी? हाइड्रोलिक लिफ्ट। अभी आगे जाके मैंने इसका एक जिफ भी लगाया है, वो भी आप देखोगे। यही चीज आपके आगे जाके क्या बनी? हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी। अच्छा, इससे भी मुझे चीजें क्लियर नहीं हो रही कि बनाई क्यों गई है, क्या रीजन था इसको बनाने का। तो देखो बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं। मान लीजिए हमारे पास जो एरिया A1 है वो मान लीजिए 0.2 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है ना। और एरिया A2 जो है वो 2 मीटर स्क्वायर का है। दो एरिया है हमारे पास, एक A1 एक A2। ठीक है, ठीक है। हमने बोला कि भाई आपने F1 फोर्स यहां पे डाला था, यहां से आपने कितना फोर्स लगाया था? F1 फोर्स लगाया था। मान लीजिए उसकी वैल्यू है 500 न्यूटन। कितनी वैल्यू है भाई? 500 न्यूटन आपने फोर्स लगाया था। या मैं बोलूं, सुनो और इजी तरीका बताता हूं आपको। यहां पे मैंने एक आदमी बैठा दिया, चलो मैं ही बैठ जाता हूं उसके ऊपर, है ना। मैंने क्या किया? मैंने बोला कि मुझे क्या करो, इस पर बैठा दो पिस्टन पे। ठीक है, लोगों ने मुझसे पूछा आपका वजन कितना है, तो मैंने बताया कि भाई मेरा मास जो है वो 70 kg है ना। तो उन्होंने बोला अच्छा 70 kg आपका मास है, तो आपके ऊपर लगेगी ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम ले रहे हैं कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कितना फोर्स लगा रहे होगे इस पिस्टन पे? तो मैंने बोला कैलकुलेट कर लो। तो जो फोर्स F1 बना, इसको मैं F1 बोल रहा हूँ, 70 × 10 यानी कि 700 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया। किस पे? इस पिस्टन पे, खुद बैठ के। ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी ले ली भाई? 700 न्यूटन। ठीक है ना। अब आपको बोला गया F2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो हमने बोला कि हम जानते हैं, अभी हमने देखा है कि जो P1 है वो P2 के बराबर है। ये अभी हमने प्रूफ किया। ठीक है ना। P1 जो है वो F1/A1 है और P2 जो है वो F2/A2 है। ठीक है। F1 क्या है? F1 इज 700 न्यूटन, A1 इज 0.2 मीटर स्क्वायर। ओके, F2 आपको निकालना है, A2 कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। आपको F2 की वैल्यू चाहिए, तो F2 इज इक्वल्स टू 700 × 2 डिवाइड बाय 2 × 10। 2 से 2 कटा, कितना हो गया? ये हो गया भाई 7000 न्यूटन। कितना हो गया भाई? 7000 न्यूटन। क्या समझ में आया अब आपको? मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया? सर हमें तो ऐसा समझ में आया कि हम यहां पर ना क्या कर रहे हैं सर, कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स बना रहे हैं। कम फोर्स लगा के हम क्या कर रहे हैं? यहां पे ज्यादा फोर्स बना रहे हैं। मतलब हम यहां पर कोई हल्की चीज की मदद से कोई भारी चीज उठा सकते हैं। देखो ना, किसी हल्की चीज की मदद से हम यहां क्या कर सकते हैं? कोई भारी चीज उठा सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस से हमको यह समझ में आया। क्लियर बात है? हाँ सर,
इसी को बोला गया भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसलिए यूज में आने लगी कि भाई आप एक आदमी के वजन से क्या कर सकते थे, एक पूरी की पूरी कार उठा सकते थे। कितनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीज थी जो पास्कल भाई साहब ने हमको दे दी। और बस ये तो इतिहास बन गया, फिर इतिहास के पन्नों में लिख गया कि भाई पास्कल साहब ने निकाल दिया है। अब तो मतलब आप देख लो, अब तो आप देखो अगर ये इसमें कोई कमी हो तो। बाकी देखो ऐसा हमेशा होता आया है कि जब भी हिस्ट्री में कोई नई चीजें इन्वेंट करता था, नई चीज इजाद करता था, बताता था, तो 10 लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, बोलते थे नहीं ये बात हम कैसे मान लें, सही है कि नहीं है ना। अगर वो प्रूफ भी कर देता था तो लोग उसके पीछे पड़ जाते थे कि हम तो तुमको गलत प्रूफ करेंगे, तो हमारी रिसर्च जो चलेगी वो तुमको गलत प्रूफ करने में जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई लोग ऐसे भी थे जो किसी की रिसर्च को आगे बढ़ाते थे, खुद से कुछ नहीं करते थे, बस देखते थे कि भाई किसकी कितनी रिसर्च हो गई है, अच्छा इसकी इतनी हो गई है, चलो इसको आगे हम बढ़ाएंगे, है ना। तो वो खुद का कुछ नहीं करते थे, वो दूसरों का काम आगे आगे बढ़ाते थे। चलो उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि ब्लेज भाई साहब ने हमको बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है प्रेशर के बारे में। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दो सर। चलिए, है ना। तो ये हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सब उसी कंसेप्ट पर काम करते हैं। तो सर इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ वाटर काम करता है? नहीं बाबा, लिक्विड्स हमारे ऑयल्स भी इसमें काम आते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाटर ही काम आता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर करता हूं मैं इसको। नेक्स्ट, हाँ तो मैं ये बोल रहा था, ये बहुत अच्छी चीज थी मैंने यहाँ पे रखी थी। जो पहला पॉइंट था ना, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ये देखो इसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। आपको शायद दिख रहा हो कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक गैस भरी हुई है ना, यहाँ पर एक गैस भरी हुई है, फ्लूइड भरा हुआ है, सॉरी। अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊं, यहाँ पे प्रेशर लगाऊं, तो आप देखो ये बाहर सब जगह से बराबर निकल रहा है। ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो हम यहां पर बोल सकते हैं सर कि ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, इसमें आप प्लीज इसको फ्लूइड कर दो। कौन से स्टेटमेंट में? इस वाले स्टेटमेंट में, है ना। ये फ्लूइड भी हो सकता है सर, फ्लूइड में भी ऐसा हो सकता है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लूइड में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमने लिक्विड को ही फोकस किया हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड को ही फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड मैंने किया उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर गैस भरी हुई है, उसको मैं पीछे से यहाँ से प्रेशराइज कर रहा हूँ, और जब मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ तो देखो वो यहाँ से भी बाहर निकल रही है ना, वो यहाँ से भी बाहर निकल रही है, यहाँ से भी बाहर निकल रही है, यहाँ से भी बाहर निकल रही है। तो प्रेशर क्या हो रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यही बात की थी मैंने आपसे। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है भाई आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ये देखो स्मॉल फोर्स लगा रहे हो आप, लार्ज फोर्स यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। तो बहुत ज्यादा आपके काम को आसान बना दिया किसने? हाइड्रोलिक लिफ्ट ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज विदाउट नीडल्स, है ना, नीडल नहीं है, वो नहीं अपन जिससे खेलते थे बचपन में, है ना, विदाउट नीडल्स, फिल्ड विद वाटर और कनेक्टेड विद टाइटली फिटेड रबर ट्यूब। मतलब एक इंजेक्शन है, दूसरा इंजेक्शन है, दोनों में नीडल नहीं लगी, दोनों को रबर से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है ना। रबर से मतलब रबर ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, फिल्ड विद वाटर। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लार्जर पिस्टन का आपको डायमीटर दिया है और स्मॉलर पिस्टन का आपको डायमीटर दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, डायमीटर दिया है, एरिया नहीं डायमीटर दिया है। पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप सब, तो एकदम आंख बंद करके सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन यार। तो मैं बोलूंगा F1 जो है उसको मैं स्मॉलर पिस्टन मान रहा हूँ, ठीक है ना। F1 स्मॉलर पिस्टन पे लगने वाला फोर्स है, वो कितना है? 10 न्यूटन, ठीक है ना। हमको F2 फोर्स निकालना है, ठीक है ना। चलो D1 आपको दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक। D2 आपको दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर। आओ हम जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई? पास्कल वाला लॉ लगा देंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला लगा देंगे। हाँ सर बिल्कुल लगा देंगे। वो क्या है भाई? वो है F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। यही है कि नहीं है? हाँ सर यही है। चलो तो F2 आपको निकालना है। F2 कैसे निकलेगा? F1/A1 इंटू A2 ऐसे निकलेगा। हाँ सर ऐसे ही निकलेगा। F2 इज इक्वल टू F1 इज 10 न्यूटन, F1 इज 10 न्यूटन, ठीक, इंटू A2 कितना होगा भाई? A2 π/4 कट जाएगा तो बाद में हमें भी पता है, π/4 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय π/4 1 का स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने चेंज नहीं किया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि पता है कि कट जाएंगे। π/4 से π/4 काटा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। कितना आ गया भाई?
10 इंटू 9 90 न्यूटन। कितना आ गया भैया आंसर? 90 न्यूटन आ गया। तो आपको दूसरे वाले पिस्टन पे कितना फोर्स मिला भैया? 90 न्यूटन का फोर्स मिल गया। तो देखो वही बात हुई, छोटा फोर्स आपने लगाया था, आपको ज्यादा फोर्स मिल गया है दूसरे वाले पिस्टन पे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, सॉल्व क्वेश्चन लिया है मैंने एनसीईआरटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्ज पिस्टन मूव आउट? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अभी मैंने आपको डेरिवेशन कराया था कि भैया A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2, वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है ना, एरिया पाई बाय 4 कट जाना है, तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर इंटू D1 कितना है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू D2 आपको निकालना है, पाई बाय 4 कट गया होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू D2। ये है गई 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 सेंटीमीटर। लो भाई सॉल्व कर लिया इसको भी हमने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर कोई भी परेशानी हमको इस बात पे नहीं है। ठीक है भाई, कर लिया हमने क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हाँ क्लियर करता हूँ उसको, मैं क्लियर कर दिया। आइए जरा गला साथ नहीं दे रहा है। चलिए, इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5 cm. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 cm. If the mass of the car to be lifted is 1350 kg, calculate F1. What is the pressure necessary to accomplish the task? यार देखो वैसे ही क्वेश्चन है। इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर exerts a force F1 on a small piston। चलो जो बोल रहा है वो करेंगे, जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा। exerts a force F1 on a smaller piston, ठीक है ना, ये स्मॉल पिस्टन है। ठीक है, जो जो बोल रहा है लिख लो भाई। हैविंग अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, रेडियस दिया है आपको 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, स्मॉलर पिस्टन का। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, ओ मा गू टुरु लो, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज, अच्छा मास ऑफ द कार, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं मास ऑफ द कार कितना है भाई? 1350 kg। ओ माय गॉड, कैलकुलेट F1, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश द टास्क। चलो प्रेशर भी निकाल लेंगे और फोर्स भी निकाल लेंगे, आओ सॉल्व करते हैं। देखो F2 आपके पास है क्या? F2 आपके पास है क्या? हाँ सर F2 हमारे पास हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? इस मास को ना मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा G से, इस मास को M2 को मैं मल्टीप्लाई अगर G से कर दूँ ना तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, यानी कि 1350। G की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 13500 न्यूटन। क्लियर बात है? हाँ सर, आपके पास A1 है, आपके पास A2 है। चलो आओ निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। आओ F1 आपको निकालना है तो आप F1 यहाँ लिखे रहने दो, F2/A2 इधर ले जाओ और A1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो F2 की वैल्यू आपने 13500 निकाली है। ठीक है, मुझे बताओ F1 की वैल्यू कम आएगी कि ज़्यादा आएगी? तुरंत पॉज करो वीडियो को और वहाँ पर कमेंट करो, बताओ मुझे F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा आएगी कि कम आएगी, जल्दी बताओ। चलो A1, ठीक है, पाई R स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, पाई R स्क्वायर यानी कि पाई 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 पाई 15 का स्क्वायर। ठीक है भाई, पाई से पाई कट गया, ये हो गया 25, ये हो गया 15 इंटू 15, ठीक है ना, 5 5 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, चलो तो 13500 डिवाइड बाय 6, 13500 डिवाइड बाय 6, वैल्यू आ गई 2250। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2250। ठीक है, चलो न्यूटन, ये आ गई हमारी F1 की वैल्यू, जो आपसे वो पूछ रहा था कि बताओ कितनी होगी। अच्छा, वो ये भी पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश द टास्क। तो भैया प्रेशर निकाल लो, प्रेशर निकाल लो ना भाई, क्या दिक्कत है आपको? ये लो प्रेशर निकालते हैं हम। P इज इक्वल्स टू देखो P1 इज इक्वल्स टू P2 होगा, है ना, तो इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं 2250 न्यूटन डिवाइडेड बाय, इसका एरिया कितना है? रेडियस है पाई इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर मैं इसी में निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हमको। तो ये हो गया 2250 डिवाइड बाय पाई इंटू 5 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई कितनी भैया? 28.64। तो ये P1 आ गया, P2 आ गया किसके बराबर? 28.64 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर कोई परेशानी नहीं है। देखो
कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है गलत, हो सकती हो मुझसे भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, लिखते लिखते कुछ गलत हो सकता है मुझसे। वैसे मेरे हिसाब से तो आंसर एकदम सही आया है। F1 आपसे पूछा था, F1 हमने निकाल दिया है। F2 कैसे आया? आपको उसने मास दे दिया था कार का आपने उसको वेट में कन्वर्ट कर लिया, वो भी फोर्स होता है। क्लियर बात है? ठीक है सर, तो हमने उससे निकाल ली F1 की वैल्यू। फिर उसने पूछा कि बताओ प्रेशर कितना लग रहा होगा लगातार, तो प्रेशर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट इज, ओ माय गॉड, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए बात करेंगे, धीरे धीरे करके इसको समझेंगे, ठीक है ना। दिस इज पास्कल्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब समझ नहीं आती है चीजें, कुछ बोलते हो कुछ हो रहा है, या कुछ पढ़ कर आए हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो हम बोल देते हैं कि एक पैराडॉक्स है, ठीक है ना। तो पास्कल ने एक पैराडॉक्स दिया, क्या कि वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन अ कंटेनर मे नॉट बी इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सर कुछ समझ नहीं आया, चलो छोड़ो, एक एक्सपेरिमेंट देखना, ध्यान से सुनना। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने 3 कंटेनर लिए, क्या तीनों का शेप सेम है क्या? नहीं सर, तीनों का शेप कहीं से भी सेम नहीं है। अच्छा, तीनों ही कंटेनर में जो हमने वाटर भरा है वो हमने भरा है किस हाइट तक? सेम h हाइट तक। किस हाइट तक भरा है भाई? सेम h हाइट तक भरा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात से? नहीं सर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और भी बोलना चाहूंगा मैं आपसे कि यहां पर जो तीनों कंटेनर हमने लिए हैं सबका बेस एरिया ए है। सबका बेस एरिया क्या है? ए है, ठीक है ना। यहां नहीं लिखता, नीचे लिख देता हूं। तीनों ही कंटेनर का बेस एरिया क्या है? सेम है, ए और ए, ठीक। सेम बेस एरिया है, सेम हाइट तक हमने क्या भरा है? वाटर भरा है, ठीक है ना। ठीक है सर, मैंने आपसे ये बोला कि बताइए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पॉइंट 1, इस पॉइंट पर इसको बोल रहा हूँ पॉइंट 2, और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ पॉइंट 3। आज थोड़ा सा गला मेरा गया हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, अब डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको खांसने से मेरे। चलिए 1 2 3 3 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। बताइए मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, पॉज करिए वीडियो को, तभी मजा आएगा समझने में। गलत होगा तभी समझ में आएगा, गलत होगा तभी समझ में आएगा। ये पैराडॉक्स, मैंने आपसे पूछा कि बताओ P1 कितना है, P2 कितना है, और P3 कितना है? कितना है मैंने आपसे पूछा। आई होप आपने नीचे कमेंट कर दिया होगा, है ना। मेरे साथ मस्ती नहीं कर रहे होगे, मजाक नहीं कर रहे होगे, सही में सीरियसली पढ़ रहे होगे क्लास में और नीचे कमेंट कर रहे होगे। तो देखो यहां पर आपको पता था जब हम प्रेशर पढ़ रहे थे कि अगर आपसे एक्सेस प्रेशर पूछा जाता है तो आप निकालते हो किसी भी पॉइंट पर कि वो वाटर सरफेस से किस डेप्थ पर है ना। आपसे पूछा गया 1 2 3, तो वाटर सरफेस से सब कितनी डेप्थ पर है? h डेप्थ पर है। तो आप ये बोल रहे होगे मेरे हिसाब से कि P1 P2 और P3 सर तीनों ही प्रेशर बराबर है और तीनों की वैल्यू है रो जी एच, क्योंकि आपने ही हमको सर पढ़ाया है कि जो प्रेशर होता है वो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने कहा हाँ यार, बोल तो सही रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर बेस एरिया सेम है तीनों ही वेसल का बेस एरिया अगर तीनों वेसल का सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि P1 इंटू ए इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए इज इक्वल्स टू P3 इंटू ए इज इक्वल्स टू रो जी एच ए होगा क्या? अरे होगा क्या? हाँ सर सही बोल रहे हो आप। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ, इसको आप बोलते हो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। क्या बोलते हो इसको? इसको आप बोलते हो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक मतलब पानी रुका हुआ है, रुके हुए पानी का जो प्रेशर बनता है उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स बना, है ना। ध्यान से सुनना एक एक चीज, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, ठीक है, ये लग रहा है, ठीक है ना। यहां पर ये देखो, है ना, ये जो वाटर है क्या लगा रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगा रहा है। कहां पे? बेस पे। कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं सर नहीं, ठीक है, ओके। क्या ये बराबर है तीनों ही कंटेनर के लिए? हाँ सर, तीनों ही कंटेनर के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स बराबर है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको यहां पर जो फील हो रहा होगा वो तीनों ही बेस में जो आप इसको रखोगे वेइंग मशीन में तो जो फोर्स आएगा वो तीनों में ही सेम आएगा, यही बोलना चाह रहे हो, है ना। उसी से आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी और आपको क्या मिलेगा भाई? उसका वजन मिलेगा। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ किस कंटेनर में वॉल्यूम ज्यादा है लिक्विड का? अभी आपको क्या समझाया मैंने? पहले ये समझना, उसको रखो दिमाग में, साइड में रखो, आगे कुछ और समझाऊंगा, बाद में उसको मिक्स कर देंगे। समझना, पहले हमने ये समझा कि 3 कंटेनर थे जिनका शेप अलग अलग था लेकिन बेस एरिया सेम था।
उसमें हमने एक ही हाइट तक क्या भरा, लिक्विड भरा या वाटर भरा, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि बताओ पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पर प्रेशर क्या है, आपने बोला सारी जगह पे प्रेशर बराबर है, क्योंकि प्रेशर वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है और शेप पे डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने बोला कि बताओ क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स जो नीचे बेस पर लग रहा होगा, क्या वो तीनों ही वेसल के लिए सेम है? आपने बोला हाँ सर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स भी तीनों ही वेसल के लिए सेम रहेगा, क्योंकि आपका एरिया, बेस एरिया तीनों वेसल में क्या है, बराबर है। मैंने कहा बढ़िया, अच्छी चीज है। फिर मेरे दिमाग में एक डाउट आया, मैंने आपसे पूछा कि यार ये बताओ कि इन तीनों वेसल में किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा, किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा? आपने बोला कि सर ये वाला जो बेस एरिया है ये देखो बढ़ता जा रहा है सर, ये देखो एरिया बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है ना वेसल, है ना, तो ये एरिया बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई होगा हाइट से, तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ आप देखो एरिया कम होता जा रहा है, एरिया कम होता जा रहा है उतनी हाइट के लिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर होगा सर, फिर यहाँ पर वॉल्यूम होगा सर, फिर यहाँ वॉल्यूम होगा सर, है ना। मतलब अगर मैं नोटेशन दे दूं इनको, इनका नामकरण कर दूं, क्या नामकरण करोगे सर आप इनका? मैं अगर इनको नाम दे दूं कि ये 1 है, यहाँ नहीं, यहाँ नाम देता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा सर 2 में, फिर उसके बाद सर होगा 1 में, फिर होगा सर उसके बाद 3 में। मैंने कहा ठीक है, सही बात है, कुछ गलत नहीं कहा आपने। फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, मुझे बताओ कि अगर मैं इनमें से पानी निकाल लूं, ये पानी निकाल लूं, तो मुझे बताओ किसका वजन सबसे ज्यादा होगा, किस पानी का, किस वेट ऑफ लिक्विड सबसे ज्यादा किस में है? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, यहां पर है। तीनों ही आपने जो लिक्विड लिए हैं वो तीनों की डेंसिटी क्या है, रो रो है, सेम लिक्विड लिए, अलग अलग नहीं लिए भाई, है ना। सबका सारे लिक्विड क्या है, एक ही जैसे हैं, सबकी डेंसिटी रो है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि बताओ किसका वजन ज्यादा होगा, वेट ऑफ द लिक्विड कहां ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर देखो वॉल्यूम सबसे ज्यादा 2 का है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम 2 का है, इसको रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास बन जाएगा, मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ द लिक्विड बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में, ध्यान सुनना। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां है? आपने बोला वेसल 2 में है। इस V2 को आप रो से मल्टीप्लाई करोगे M2 बनेगा, हाँ सर M2 बनेगा। उस M2 को G से मल्टीप्लाई करोगे, वेट ऑफ द लिक्विड बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया इस वेसल में वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो इसी वेसल में जो लिक्विड है उसका वेट सबसे ज्यादा होगा। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि W जो है दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड जो अंदर भरा हुआ है ना, उसका वजन कितना है उसके बारे में बात हो रही है। तो आपने बोल दिया साफ साफ कि सर इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, इसको रो से मल्टीप्लाई करोगे तो मास बनेगा, मास को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ऑफ द लिक्विड बनेगा। तो सर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वजन है W2 वेट ऑफ द लिक्विड, फिर है सर W1 और फिर है सर W3। तो मैंने ये बोला कि यार तुम यहां बोल रहे हो कि बेस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स सेम है, पानी के द्वारा लगाया गया फोर्स सेम है, लेकिन पानी का वजन अलग अलग है। ये कैसी बात हो गई भाई? पानी का वजन भी तो एक टाइप का फोर्स है जो लग रहा होगा जमीन पे। बाबा पानी को जब नापोगे, उसके वजन को नापोगे तो क्या करोगे? उसको कहीं भर के रखोगे, है ना, उसको भर के रखने के बाद उसको किसी क्या बोलते हैं वेइंग मशीन में रखोगे जो उसका वजन बताएगा। तो वजन किसका बताएगा? वेट ऑफ द लिक्विड बताएगा। समझे मेरी बात, है ना। यहां पर जब हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देख रहे हैं, प्रेशर फोर्स देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई तीनों वेसल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स सेम है ना। इसको आप F1 बोल सकते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स F1, इसको आप बोल सकते हो F2 और इसको आप बोल सकते हो F3। तो ये क्या है? ये तो तीनों में बराबर है। और यहां आप बोल रहे हो कि भैया तीनों जो वेसल है उसमें जो हमने लिक्विड भर के रखा है उन तीनों ही लिक्विड का वेट अलग अलग है, वो बराबर नहीं है। सर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये फोर्स बराबर है, ये बराबर नहीं है। सर ये क्या हो रहा है? सर ये क्या हो रहा है? सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो समझ नहीं आ रहा। तो यहीं पर हम बोलते हैं कि ये पास्कल का पैराडॉक्स है, जिसमें उन्होंने बताया कि वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन अ कंटेनर, weight of the liquid contained in a container may not be equal to the hydrostatic pressure force, may not be equal to the hydrostatic pressure force acting at the bottom of the container, acting at the bottom of the container। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। अरे हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई, क्यों नहीं समझ में आएगी सर? चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अगर हम इस वेसल को देखें, इस वेसल को देखें, तो इस वेसल में जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो कितना होगा? वेट ऑफ द लिक्विड W1 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वो होगा रो इंटू V1 इंटू जी। मैंने कहा ठीक है, ओके। रो V1 को आप क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू H लिख सकते हो, एरिया इंटू
एच लिख सकते हो? मैंने कहा लिख सकते हैं सर, इंटू जी लिख सकते हैं। अच्छा, ये रो जी एच क्या है? देखो रो जी एच क्या है? रो जी एच ए, यही बन रहा है क्या? इसको थोड़ा अल्टा पलटा के लिख दिया। हाँ सर, तो क्या ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ही बन गया? हाँ, तो मैं बोल सकता हूं पहले वाले केस में, पहले वाले वेसल में जो वेट ऑफ द लिक्विड है वही क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, प्रेशर फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है। मेरी बात समझे? नहीं समझे? नहीं समझे सर, कुछ समझ नहीं आया। देखो फिर से बताता हूं। अभी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। क्या क्रिएट हुई? पहले हमने बोला कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स सेम है तीनों ही वेसल में, मैंने आपको बताया, ठीक। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन घुमाने को बोला, मैंने बोला कि इसके अंदर के लिक्विड को निकालो और इसका वजन नापो। तो आपने बोला कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, पहले वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें, सर इस कंटेनर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा क्योंकि इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। उसके बाद सर इसका वॉल्यूम होगा, उसके बाद सर इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा क्योंकि इसका एरिया कम होता जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं बोला अच्छा वेट ऑफ द लिक्विड के बारे में अगर हम बात करें तो आपने बोला उसको नाप लेते हैं बाहर निकाल के। तो मैं बोला भाई नापने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसका है, डेंसिटी सेम है सारे लिक्विड की, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो डेंसिटी से तो मास बन जाएगा, उसको जी से मल्टीप्लाई करो तो वेट बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा था उसका वेट सबसे ज्यादा आया, इसका वेट, फिर इसका वेट, फिर इसका वेट। ये देखो, अब भैया वेट भी तो एक टाइप का फोर्स होता है, नहीं वेट भी एक टाइप का फोर्स है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो अगर ये वेट एक टाइप का फोर्स है तो इसको भी बराबर आना चाहिए ना, यहां पर जब सारे फोर्सेस बराबर आ रहे हैं बेस पे तो। लेकिन ये जो वेट ऑफ द लिक्विड है ये तो बराबर नहीं है। तो यही है पास्कल का पैराडॉक्स जो आपको कंफ्यूज करता है, जिसका स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बताया। वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड, ये है वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन अ कंटेनर मे नॉट बी इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। और वो कितना है? रोजी एच ए है ना। चलो पहला केस मैंने आपसे लिया कि भाई इस वेसल को देखो, इस वेसल में वेट ऑफ द लिक्विड कितना है? आपने बोला W1 है। मैंने कहा बता सकते हो कितना होगा? आपने बोला सर हाँ mg होता है वो तो। मैंने कहा अच्छा m की वैल्यू क्या होगी? तो आपने बोला रो इंटू V1 इंटू जी। मैंने कहा ठीक है, V1 की वैल्यू आप बता सकते हो क्या? आपने बोला सर एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू जी। हाँ, इसको थोड़ा अलट पलट के लिखा तो हमने लिखा इसको रो जी एच ए। मैंने बोला सर ये तो रो जी एच ए तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के बराबर आ गया, मतलब पहले वाले कंटेनर के लिए जो वेट ऑफ द लिक्विड है वही बराबर है किसके? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के। अब देखो सेकेंड वेसल में अगर मैं देखूं तो सेकेंड वेसल में जो वेट ऑफ लिक्विड है वो W2 है और वो W1 से ज्यादा है। W1 की वैल्यू तो रो जी एच ए आ गई है, समझे कि नहीं समझे? W1 की वैल्यू रो जी एच ए आ गई है, W2 W1 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो W2 है भैया उसकी वैल्यू F2 से ज़्यादा है। F2 मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स जो लग रहा है वेसल 2 में, वेसल 2 में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लग रहा है ना बेस में, उससे ज़्यादा वैल्यू है वेट ऑफ द लिक्विड की। तो ये जो ज़्यादा वैल्यू ऑफ वेट ऑफ लिक्विड की, लिक्विड जो था मतलब जो वेट ऑफ लिक्विड ज़्यादा है, इससे जो ज़्यादा वेट ऑफ लिक्विड है वो हमें यहाँ नीचे क्यों फील नहीं हो रहा? वो वेट नीचे क्यों नहीं लगा रहा है? उस एक्स्ट्रा वेट ऑफ लिक्विड को कौन संभाल रहा है? ये आती है पहली बात, ध्यान से सुनना। आप देखो ये जो आपको वॉल दिख रही है, ये जो आपको वॉल दिख रही है ना, ये देखो ये वॉल, यही वो वॉल है जो इस एक्स्ट्रा वेट ऑफ लिक्विड को क्या कर रही है? संभाल रही है। समझे? देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इसको इस तरीके से काट लेता हूं, है ना, तो ये वेसल क्या इसके जैसा नहीं हो गया? क्या ये वेसल इसके जैसा नहीं हो गया? ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपको यहां दिख रहा है साइड में, यही वो एक्स्ट्रा वेट ऑफ लिक्विड है जो ज्यादा हो रहा है इस F2 से। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर ठीक है सर, ओके। इसको कौन संभाल रहा है? इसको संभाल रहा है ये वाली जो वेसल की वॉल है, ये संभाल रही है इसको ऐसे फोर्स लगा के, एक नॉर्मल एक ऐसे रिएक्शन लगा के, क्या लगा के? एक रिएक्शन लगा के। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर ठीक है सर, अब समझ में आया कि हमें यहाँ पर रोजी एच ए फील हो रहा है और जो एक्स्ट्रा वेट ऑफ लिक्विड है उसको कौन संभाल रहा है? उसको ये वॉल संभाल रही है, उनको ये वॉल संभाल रही है। आई बात समझ में? हाँ सर ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पर इसलिए हमको प्रेशर कितना मिलता है? रोजी एच ए ही मिलता है, क्योंकि वो नीचे जो बेस है वो कितने हाइट ऑफ वाटर कॉलम को संभाल रहा है? इतने ही हाइट ऑफ वाटर कॉलम को संभाल रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, नीचे जो बेस है उसको नेट कितना वेट मिल रहा है? उसको कितने हाइट का वेट संभालना है? इतनी ही हाइट का। क्यों? क्योंकि जो बाकी जो वेट ऑफ द लिक्विड है उसको कौन संभाल रही है? ये वॉल संभाल रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए। थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां चलूं और आपसे पूछूं
कि यहां पे क्या हो रहा है। तो सर आप देखिए जो वेट ऑफ लिक्विड है इन कंटेनर 3 वो तो W1 से कम है। देखो वेट ऑफ लिक्विड जो कंटेनर 3 में है वो W1 से कम है। W1 से कम है मतलब वो रो GHA से कम है। अच्छा, तो ये वेट ऑफ लिक्विड जो है भैया ये तो रो GHA से ही कम है, फिर भी यहां हमको वैल्यू मिल रही है वो रो GHA क्यों है। ये देखो F3 किसके बराबर है, रो GHA के बराबर है। यहां हमको एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्स कैसे मिल रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स कैसे फील हो रहा है नीचे। भैया देखो वेट ऑफ लिक्विड जो है वो ऑलरेडी रो GHA से कम है, लेकिन आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कितना फील हो रहा है नीचे बेस पर, रो GHA, है ना। लेकिन वेट जो भरा हुआ है लिक्विड का वो तो इससे कम है। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, समझ रहे हो, इस W3 में कुछ X जुड़ा होगा ना, तब जाकर वो रो GHA बनेगा। समझे कि नहीं समझे। हाँ सर, तो ये जो एक्स्ट्रा यहां पर जुड़ा है प्रेशर फोर्स, यहां पर एक्स्ट्रा जो फोर्स जुड़ा है वो कहां से आया, आप समझना मेरी बात को। देखो यहां जो बेस है, ये देखो इसको मैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ये देखो, ठीक है ना। जो बेस है उसको इसी हाइट का लिक्विड संभालना है, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है इधर, इस पे क्या लग रहा है, इस पे लग रहा है फोर्स, इस पे लग रहा है फोर्स जो इसको दबा रहा है। क्या कर रहा है, इसको ऐसे दबा रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके देखो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। एक कंपोनेंट इसका बनेगा, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, बचेंगे कौन से कंपोनेंट, नीचे वाले। तो नीचे वाले कंपोनेंट क्या होते जाएंगे, एड अप होते जाएंगे और X बन जाएंगे, जो W3 में जुड़ जाएंगे X और रो GHA बना देंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। हाँ सर, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसा एक ऐसा, इधर भी दो कंपोनेंट बनेगा, एक ऐसा एक ऐसा। समझे, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट क्या करते जाएंगे, ऐड ऑन होते जाएंगे। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऐड ऑन होके इससे माइनस होंगे। ये देखो W2 से आप कुछ माइनस करोगे तब वो F2 के बराबर आएगा ना, क्योंकि W2 बड़ा है। आई मेरी बात समझ में। तो देखो नीचे फोर्सेस लग रहे हैं और ये देखो सब ऊपर वाले कंपोनेंट ऐड ऑन होते जाएंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। हाँ सर, ठीक है। तो ये तो हमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितना मैंने समझाया वो कॉमन सेंस आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ जो एक्स्ट्रा वेट ऑफ लिक्विड है उसको कौन संभाल रहा है, उनको वॉल संभाल रही है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से मिल रहा है, वो वॉल दे रही है, वॉल दबा रही है, ठीक है ना। वॉल नीचे की तरफ पानी को दबा रही है जिससे हमको X मिल रहा है, जो इस W3 को बढ़ा रहा है, रो GHA बना रहा है। आई बात समझ में। हाँ सर, तो इसी चीज को बोला जाता है पास्कल का पैराडॉक्स, कि भैया हमको ऐसा लगता है कि जो वेट ऑफ लिक्विड कंटेन्ड है वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के बराबर होगा, बट ऐसा नहीं है। यहां वेट ऑफ लिक्विड अलग था, यहां वेट ऑफ लिक्विड अलग था, यहां वेट ऑफ लिक्विड अलग था, लेकिन तीनों ही केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स क्या था, बेस में सेम था, क्योंकि बेस एरिया तीनों ही वेसल का क्या था, सेम था। पूरी बात समझ में आई है अच्छे से। हाँ सर, इसको हम बोलते हैं भाई पास्कल का पैराडॉक्स। प्लीज चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी में बताया है, लेकिन 3-4 लाइनें बताया वो समझ में नहीं आएगा। ये थी प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाँ भाई, क्वेश्चन आया आपके आंखों के सामने। क्या क्वेश्चन है, इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड्स A, B and C आर पोर्ड इन 3 सिमिलर वेसल्स। ठीक है, चलो यहां पर हमने, ओहो पेन जो चाहिए मुझे लाल चाहिए है। हमने यहाँ पर मान लो ये वेसल A है, ये वेसल B है और ये वेसल C है, ठीक है ना। उसने बोला है इक्वल मासेस आपने पोर किया है, मतलब मास A इज इक्वल्स टू मास B इज इक्वल्स टू मास C, ठीक, ऐसा आपको उसने बोला। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, लेकिन उसने एक कंडीशन और दी कि भाई जो डेंसिटी है ना A वेसल में जो आपने लिक्विड डाला वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड है, फिर B में जो डाला है वो उससे कम है, और जो C में डाला है उसकी डेंसिटी और ज़्यादा कम है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मास लेकिन इक्वल है, ठीक है। हम जानते हैं कि भैया अगर मास इक्वल है ना, मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, हाँ कि नहीं। अरे बाबा हाँ कि ना, हाँ सर, रो इंटू वी, या मैं बोल सकता हूँ रो इंटू ए इंटू एच, हाइट। अब भाई मास तो सेम है तीनों ही कंटेनर में, मास कांस्टेंट है ना। हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी है और जो हाइट है हम यहाँ बोल रहे हैं कि मास क्या है भाई सॉरी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ तीनों ही कंटेनर में मास क्या है भाई, बराबर है। वो पूछ रहा है प्रेशर के बारे में क्या बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैंने बोला, ध्यान से सुनना, कि जिस भी मास का, जिस भी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, जिस भी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है उसको जब आप कंटेनर में डालोगे, सेम डायमीटर है, सेम बेस है तीनों ही कंटेनर का, तो उसकी हाइट कम होगी। क्यों कम होगी, देखो, मास इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू एच,
है ना। हम जानते हैं डेंसिटी का हाइट से क्या है भाई रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कम हाइट अटेन करेगा भाई सेम मास का। अरे हाँ कि ना, यहाँ सेम मास है, यहाँ मास, यहाँ मास, मास 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 सेम है, मास कांस्टेंट है भाई। तो अगर मास कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी का हाइट से रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। हाँ, आपने बोला है कि जो ए वेसल में आपने डाली है लिक्विड उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो उसके द्वारा जो हाइट अचीव की गई होगी, हाइट अटेन की गई होगी, वो सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस रिलेशन से कि एच ए सबसे कम होगा, उससे बड़ा एच बी होगा, फिर सबसे बड़ा एच सी होगा, ठीक है ना। जितना हल्का लिक्विड होगा उतना ज़्यादा हाइट अटेन करेगा वो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये H1 हो गई, यहाँ हाइट H2 हो गई, H2 क्यों, HA बोलते हैं ना इसको अपन, HA हो गई, यहाँ हाइट HB हो गई, और यहाँ हाइट हमने क्या बोली, HC हो गई। क्लियर बात है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर बताओ क्या होगा, तो आपने बोला भाई यहाँ सबसे ज्यादा हाइट है तो सबसे ज्यादा प्रेशर पीसी का होगा, फिर उसके बाद पीबी का होगा, फिर उसके बाद पीए का होगा। आपने बोला ये सबसे सही आंसर है ना, लेकिन ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया अभी समझेंगे जरा। देखो, हम जानते हैं कि भैया ऊपर से हर जगह एक प्रेशर लग रहा है जो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PATM, PATM, PATM। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे, ओके। अगर हम बोले कि भाई इस पॉइंट पर आपको प्रेशर निकालना है तो आप बोलोगे PA इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो GHA, ठीक है ना। अब भाई हमने ये प्रेशर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, PB आप कैसे निकालोगे, PB भी आप निकाल लोगे भाई ऐसे ही, PB इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो, अच्छा यहाँ पे रो A लिखना है, यहाँ रो B लिखना है, रो B HGHB। चलिए, PC क्या होगा, PC होगा PATM प्लस रो C GHC, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पहली इक्वेशन में यहाँ साइड में करता हूँ, इस पहली इक्वेशन में देखना ज़रा, PA इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो A GHA है। इसको अगर मैं बेस एरिया A से मल्टीप्लाई कर दूँ, बेस एरिया A से डिवाइड कर दूँ, बेस एरिया A से मल्टीप्लाई कर दूँ, बेस एरिया A से डिवाइड कर दूँ, क्या बन जाएगा, देखो रो A इंटू एच ए क्या बनेगा, A इंटू एच ए क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, रो इंटू वॉल्यूम मास बनेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। तो हम ये बोलेंगे ये क्या बन रहा है, PA इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो इंटू वॉल्यूम क्या बनेगा, मास बनेगा A का इंटू G अपॉन A। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, नहीं सर मत मिटाओ, अभी हमको सब समझना है, ठीक है। चलो अब दूसरी इक्वेशन को देखना ध्यान से, PB इज इक्वल्स टू PATM, सेम यहां भी वही करूंगा मैं, रो B इंटू GHB, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बेस एरिया A से। अब मुझे बताओ ये A इंटू एच बी, अगर बेस एरिया A है उसको आप HB से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वॉल्यूम बनाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई होकर मास बनाएगा, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो इसको भी आप लिख सकते हो PB इज इक्वल्स टू PATM प्लस मास ऑफ B इंटू G अपॉन A, ठीक है। सिमिलरली आप तीसरी PC को क्या लिख सकते हो, सिमिलरली आप PC को लिख सकते हो PATM प्लस MC इंटू G अपॉन A। अब आप ध्यान से देखो, MA MB MC बराबर है, MA MB और MC क्या है, बराबर है। तो आपको नहीं लगता कि PA PB और PC भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि आप देखो PA क्या है, PATM प्लस मास ऑफ A इंटू G अपॉन A, ठीक है ना। यहाँ PB देखो क्या है, PATM प्लस मास ऑफ B इंटू G अपॉन A। अब भैया मास ऑफ A और मास ऑफ B तो बराबर है। सिमिलरली PC क्या है, PATM प्लस मास ऑफ C इंटू G अपॉन A, तीनों ही मास बराबर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो M एंड M, तीनों ही मास बराबर है, ठीक है ना। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि PA PB और PC तीनों बराबर आ जाएंगे, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, D, PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC। समझे बात को, हाँ सर समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आया सर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक वेसल दी है आपको और बताया है कि बताओ ये 3 पॉइंट पर प्रेशर क्या होंगे। ये आपका A पॉइंट है, ये B है और ये C है। तो चलो A पॉइंट की हाइट आप देख रहे हो कितनी है भाई, यहाँ से आप बोलोगे कि ये हाइट है H1, ठीक है, या डेप्थ है H1, ठीक है ना। B की आप देखोगे वाटर सरफेस से कितनी है, तो आप बोलोगे H2,
या इसको HA बोल देते हैं यार, कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगी हमारी। ये HA है, ये HB है और ये HC है। क्या है ये? HC। ठीक, ये HA है, ये HB है, ये HC है। मैंने आपसे पूछा प्रेशर बताओ, तो आप बोलोगे सर HA और HC मुझे सेम हाइट पर लग रहे हैं, तो मुझे PA PC हो सकता है प्रेशर बराबर हो, सबसे ज्यादा प्रेशर PB पर होगा, B पॉइंट पर होगा, है ना। आपने जैसे ये सोचा, आपने गलत सोचना चालू कर दिया, है ना। क्यों गलत सोचना चालू कर दिया? देखो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट क्या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है क्या? अरे बाबा, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट क्या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो भैया हमने पढ़ा है ना कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आप प्रेशर देखते हो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। आई मेरी बात समझ में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंख बंद करके आपने दे दिया होगा, PA = PB = PC। सर एक बात आप मुझे बताइए, मेरा डाउट है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सर C जो B पॉइंट है उस पर आप देखो कितना ज्यादा लिक्विड है सर, लेकिन A पॉइंट पर तो देखो कम ही लिक्विड है सर, इतना ही तो लिक्विड है सर, ये देखो है। और B पॉइंट पर देखो सर पूरा लिक्विड का वजन आएगा सर, ये देखो पूरा लिक्विड प्रेशर लगाएगा सर। सर तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल कैसे हो रहा है? यहाँ तो प्रेशर कम होना चाहिए, ये प्रेशर बराबर कैसे है B पॉइंट के? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है ना, आप सोच रहे हो कि PA प्रेशर कम होना चाहिए PB से, क्योंकि भाई A के ऊपर वाटर कम है, देखो A के ऊपर वाटर कम है ना। हाँ, आप सोच रहे हो ऐसा। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है PA = PB हुआ है, इसका मतलब ये है कि PA में कुछ ऐड हुआ होगा प्रेशर, तब जाके वो PB के बराबर है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हुआ है, ये आपको कौन दे रहा है? ये आपको नॉर्मल रिएक्शन दे रही है। ये जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दबा रहा है आपके फ्लूइड, आपके लिक्विड को, जिसके कारण प्रेशर बढ़ रहा है। PA में ये एडिशन हो रहा है। ये क्यों आ रहा है? X क्यों आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन के कारण, NR, नॉर्मल रिएक्शन के कारण। देखो, नहीं समझ में आया तो एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, यहां से भी लगेगा, देखो यहां से भी सेम नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये देखो, है ना। इसका भी एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। अच्छा, अब आप देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। और वर्टिकल कंपोनेंट देखो क्या होंगे? ऐड अप होंगे। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ का भी ऐड होगा, यहाँ का भी ऐड होगा, यहाँ का भी ऐड होगा, सारे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है ना, आपको लग रहा था तीनों जगह सेम कैसे है, वो इसी नॉर्मल रिएक्शन के कारण है। वही नॉर्मल रिएक्शन आपको ये एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा है, जिसके कारण A पर, B पर और C पर प्रेशर क्या है? बराबर है। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका C। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़िए सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? मैं उठा लूँ जरा, फटाफट सॉल्व करेंगे फिर इसको। देखिए, अ ग्लास ऑफ वाटर 1 लीटर हैज हाइट 10 सेंटीमीटर, बेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टॉप एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डेंसिटी इज 10⁻³ kg/m³। अच्छा, वेसल कैसी बनाई है भाई? ऊपर वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है, नीचे वाला एरिया जो है वो कम है। ठीक है, चलो ऐसी वेसल आपने बनाई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर कोई परेशानी नहीं। इसमें क्या भर दिया भाई? वाटर भर दिया। डेंसिटी 1000 kg/m³ का। चलो इसको खाली रहने देता हूँ, यहाँ तक भरता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि भैया यहाँ पर जो बेस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स आ रहा होगा, मुझे बताओ वेट ऑफ द लिक्विड अगर W है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आ रहा है वो F है, तो बताओ वेट ज्यादा होगा F से या वेट कम होगा F से, या वेट बराबर होगा F के? मुझे बताओ, अभी मैंने आपको करवाया है। तो इसका आंसर होगा जो वेट ऑफ द लिक्विड है ना, वो ज्यादा होगा किससे? जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स आ रहा होगा नीचे। अब भैया क्यों आ रहा होगा ज्यादा, इसी के बारे में हमको बात करनी है, इसलिए न्यूमेरिकल में आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यही वो क्वेश्चन है जो आपको फील करवाएगा कि अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन जैसी कोई चीज होती है जो अपना काम करते हुए दिखती नहीं है लेकिन हमको फील होती है। समझना, यहां पर जो आपने बोला वेट ऑफ लिक्विड सर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसमें जो हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के बराबर आएगा, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि वेट ऑफ द लिक्विड ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कम है। इसका मतलब ये है कि कुछ वेट ऑफ द लिक्विड को कोई संभाल रहा है, जिसका हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स नहीं मिल रहा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड है।
एक्स्ट्रा लिक्विड है जिसको कोई संभाल रहा है। तो मैंने आपको बताया था उस एक्स्ट्रा लिक्विड को कौन संभालता है, वॉल संभालती है। कौन संभालता है, वॉल संभालती है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन देती है वॉल, और ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है ना, ये देखो ये एक्स्ट्रा लिक्विड है ना, इसको कौन संभाल रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन संभाल रही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो मिलता है वो इसी h हाइट के कॉलम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स मिल जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास। बॉटम ऑफ द ग्लास में आपको फोर्स पता करना है, तो आप क्या पता करो, पहले बॉटम ऑफ द ग्लास पे आप क्या पता करो, प्रेशर पता करो। तो आओ पहला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो प्रेशर एट द बेस किसके बराबर होगा भाई? ऊपर से देखो एक तो लग रहा है हमारा क्या, हमेशा जो लगता आया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे से लगेगा भैया हमारा बेस पे कोई प्रेशर P। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, हमको बेस पे प्रेशर निकालना है ना, जो आप P बेस बोल रहे हो ये है ना। चलिए, तो P बेस कितना होगा आइए समझिएगा। हमने बोला P ATM, तो लग ही रहा है, साथ साथ H हाइट का क्या है भाई, वाटर का कॉलम है। ओ ये क्या हो गया, H हाइट का क्या है भाई, वाटर का कॉलम है। तो रो जी H, कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं सर। आओ P ATM कितना होगा, P ATM होगा 101, P ATM कितना होगा भाई 101,325 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस रो जी H, डेंसिटी इज 1000, जी की वैल्यू 10 ले लिए। हाइट आपको दी है कितनी भाई, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है आपको, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.10 मीटर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1000 इंटू 10 इंटू 0.1, ये आ गया आपका 1000 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है 101,325। तो कितना आ गया भाई आपका बेस पे प्रेशर, कितना आया, बेस पे प्रेशर आया आपके 102,325 न्यूटन, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। अब वो पूछ रहा है कि आपको मुझे प्रेशर नहीं बताना है, आपको मुझे फोर्स बताना है। तो मैंने बोला ठीक है, सॉरी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, है ना। इसको हमको न्यूटन में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेस एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो फोर्स निकालते हैं, है ना। तो एफ बेस पे फोर्स निकालते हैं, कितना आएगा, तो वो होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। चलो तो 102,325 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। आओ 102,325 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -4, ओहो 10 इंटू 10 टू द पावर -4, कितनी वैल्यू आ गई 102 न्यूटन। बेस पे कितना फोर्स आ गया भाई, कितना आ गया भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स 102.325 न्यूटन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत क्या इस बात पे? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं। क्लियर? तो पहला पार्ट आपने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। आपको फोर्स बताना था बॉटम ऑफ द ग्लास पे, वो आपने बता दिया। अच्छा, ये बॉटम ऑफ द ग्लास पे पानी लगा रहा है, प्रेशर फोर्स कितना 102.325। तो अब आप ये आपसे अगर कोई पूछे कि बेस उस पर कितना लगा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा, ठीक है ना। बेस पानी पर कितना लगा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोर्स ऑन वाटर साइड्स ऑफ द ग्लास। अच्छा इसको मिटा दूं, है ना। आगे बढ़ना है हमको सेकंड पार्ट में। अब हमको वो नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है जिनके बारे में आपसे बात करते हुए आया था, उसका फील अब आपको आएगा। देखिए वो बोल रहा है फाइंड द फोर्स ऑन वाटर साइड्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ठीक है। आइए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आइए ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, चलो, है ना। ऊपर से क्या लग रहा है इसमें, एक तो लग रहा है सर P ATM इंटू एरिया, है ना। P ATM इंटू एरिया 1 बोल देता हूं क्योंकि ऊपर वाला एरिया अलग है। नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है सर बेस का प्रेशर, बेस प्रेशर लगा रहा है इंटू बेस का एरिया, ठीक है ना। हाँ सर, और क्या लग रहा है, और सर देखिए आप ध्यान से, ये जो नॉर्मल रिएक्शंस बनी है ना सर, इसके दो कंपोनेंट है सर, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। सेम यहाँ भी सर, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक ऊपर एक हॉरिजॉन्टल, एक ऊपर एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी एक ऊपर एक हॉरिजॉन्टल। अगर हम सर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो हमें समझ में आता है कि देखो सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
बचे क्या, बचे वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, वेट भी तो एक्ट करेगा, इसका नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है ना। तो नीचे वेट एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, सारे नॉर्मल रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो सब ऊपर की डायरेक्शन में आएंगे। तो मैंने मान लिया ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ गया कितना, n। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इस बात से? नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हम बोले भाई अब यहां पर जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में कहीं आ जा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है सर। तो नीचे वाले फोर्स कौन से हैं भाई, P इंटू A1 प्लस इसमें क्या ऐड होगा, mg ऐड होगा, ठीक है ना, mg ऐड होगा, और क्या ऐड होगा, ये बराबर होगा किसके, P बेस इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। आपको P बेस की वैल्यू पता है कि नहीं, आपको पूरी इसकी वैल्यू पता है, P बेस इंटू AB, ये क्या है, ये F बेस है ना, इसको लिख दूं यहां पर, ठीक है सर, ये क्या है, F बेस है, ठीक है सर, ये F बेस है। ऊपर लग रहा है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया से तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। आओ इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो P ATM की वैल्यू कितनी है, 101,325 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर के एरिया से जो कि है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 इंटू 10⁻⁴। तो देखो कितनी आ गई वैल्यू, 101,325 इंटू 30 इंटू 10⁻⁴, वैल्यू कितनी आ गई, 303.975, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, इस पूरी की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, 303.975 न्यूटन, 975 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई। इसको मिटा दूं, हाँ सर मिटा दूं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई 303.975 न्यूटन। चलो अब हमको mg निकाल, mg कैसे निकालेंगे यार, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर, ठीक है ना। मास क्या होता है भाई, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी आपको दे दी गई है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम आपको दिया है 1 लीटर, 1 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करो तो 10⁻³ मीटर क्यूब। तो कितनी आ गई भाई, मास की वैल्यू 1 आ गई, हाँ सर 1 आ गई, लो भाई 1 आ गई, 1 kg। लो इसको g से मल्टीप्लाई करो, g की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, तो ये कितना आ गया, mg कितना आ गया भाई, 10 न्यूटन। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, ये 10 न्यूटन आ गया। अच्छा बेस ने कितना फोर्स लगाया है, बेस ने कितना लगाया होगा वाटर पे, जितना वाटर ने बेस पर लगाया होगा तो वो कितना था, 102.325 था, इतना ही लिख दे रहे हैं हम ऊपर की तरफ, 102.325, ठीक है। प्लस आपको निकालना क्या था, यही नॉर्मल रिएक्शन निकालनी थी, यही नॉर्मल रिएक्शन निकालनी थी जिसका सम आपने निकाला था, वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ के सारे ऊपर की तरफ आए थे। हाँ सर, तो ये देखो 303.975 प्लस 10, ठीक है, माइनस 102.325, कितनी आ गई वैल्यू, 211.65। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया भाई, 211.65 न्यूटन। अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया कि ये जो वॉल्स हैं ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रही थी, और ये एक्स्ट्रा जो वेट ऑफ द लिक्विड था, ये जो एक्स्ट्रा है ना वेट ऑफ द लिक्विड क्या है, हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स से ज्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा वेट ऑफ द लिक्विड है इसको कौन संभाल रहा है, इनको ये नॉर्मल रिएक्शन संभाल रही है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या दिखता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स दिखता है और आपका वेट ऑफ द लिक्विड अलग लगता है। आपको आई बात समझ में, ये आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया, आपके दिमाग में चीजें बैठ गई हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आ जाओ, चलो क्लियर। चलिए भाई, तो इस लेक्चर में भाई हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख ली हैं। आई होप हमने सारी चीजें कवर कर ली है, आई होप क्या कर ही ली है ना। हमने एनसीईआरटी से लेकर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से लेकर हमने बेसिक क्वेश्चंस कुछ ऐसे जो किस पर बेस्ड थे, शेप एंड साइज पर बेस्ड थे हमारे वेसल के। हमने पास्कल्स पैराडॉक्स समझा, जिसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से भी जाना जाता है। सारी चीजें हमने इसमें समझ ली है, ठीक है ना। चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट के क्वेश्चन हो, सब कुछ हमारा एकदम A to Z क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए भाई, इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम फ्लूइड स्टैटिक्स के कुछ और कंसेप्ट्स के साथ, जिसमें हम वेसल को अब घुमाएंगे, अब वेसल को एक्सेलरेशन देने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, तो वो लोग जो लोग नए हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हैं। YouTube पर तो आप देख ही सकते हैं, देखो YouTube पर जो लोग देख रहे हैं वो तो बढ़िया देखें। अगर आपको अरेंज चाहिए सारे लेक्चर एकदम सीक्वेंस में, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे, जो कि क्या है magnetbrains.com, magnetbrains.com, ठीक है ना। आप जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो देखो आपके पास क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है, ठीक है ना। हमने क्या चूज किया, क्लास 11th चूज किया, ठीक। अब जैसे ही आप क्लास 11th चूज करेंगे तो क्लास 11th में देखिए कितने सारे फैकल्टीज के हर सब्जेक्ट के आपको वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, तो ये बैठा हूँ मैं यहाँ कोने में, ठीक है ना।
तो आप इसको जाकर क्लिक करेंगे कि आपको फिजिक्स देखना है तो आप फिजिक्स क्लिक करेंगे, बायोलॉजी देखना है तो आप बायोलॉजी को क्लिक करेंगे, जो भी आपको देखना है उस फैकल्टी को क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप फिजिक्स को क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने फिजिक्स को क्लिक किया आपको ऐसा एक पेज दिखेगा, ठीक है ना, जिसमें देखिए सारे वीडियोस आपको लाइंड अप में अलाइंड है सारे वीडियो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, सीधे वॉच नाउ और मनचानी लाइफ, एकदम बढ़िया मनचानी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, तो मैं यही बोल रहा था कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है भाई। अच्छा, अगर आप कोई वीडियो खोलेंगे, जैसे आपने कोई वीडियो खोला तो ये देखो आपको ये मिल जाऊंगा मैं, ऐसा है ना, देखो ऐसा, ये मैं ही हूँ ना, पीछे से ऐसे दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, हाँ ये मैं ही हूँ, ठीक है ना, आपको ऐसे दिख जाऊंगा मैं पढ़ाते हुए। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमको इतना ही पढ़ना था। बहुत अच्छी चीज़ें हमने पढ़ी है। पास्कल्स पैराडॉक्स इतने डीप में आपको कोई समझाता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आया होगा। आई होप जितना ज़्यादा आपको लेक्चर पसंद आए, प्लीज़ उसको लाइक करिए, लाइक ज़रूर करिए लेक्चर देखते हुए। सब्सक्राइब जिन्हें नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन पर बिलीव करते हो, ठीक है ना, जो नीडी हो, जो पढ़ना चाहते हो, जो इच्छुक हो पढ़ने के, प्लीज़ ऐसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें आपका सपोर्ट समझ में आएगा, आपका प्यार हम तक पहुँचेगा और हम और मेहनत करने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।